जनन की विशेषता है। देखिए इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विशेषता है उसी को बताना है। देखिए जीवों के सिर्फ एक व्यक्तित्व की भागीदारी, यानी अलैंगिक जौन में केवल एक जीव की भागीदारी होती है, तो सही है। बी नंबर कह रहा है जनकों एवं संतति में आनुवांशिक दृष्टिकोण से समानता, यानी कह रहा है कि जनक यानी माता पिता हो गए या उनके संतान हो गए, उनकी आनुवांशिक दृष्टि से देखने पर समान दिखाई देते हैं, तो यह भी सही है। यानी जो अलैंगिक जनन से संतति उत्पन्न होते हैं वह जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने जनक यानी माता पिता के समान होते हैं, जिसे क्लोन शब्द कहते हैं। सी नंबर कह रहा है इनमें युग्मकों का अभाव होना, यानी इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, यही तो कह रहे हैं। तो अलैंगिक में जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, अभाव रहता है, तो यह भी सही है। यानी अलैंगिक जनन की विशेषता में यह उपरोक्त सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, यह क्लास 10th के जीवों में जीव जनन कैसे करते हैं पार्ट 2 लेक्चर है। आपने यदि पार्ट 1 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देखें, जो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। और इस तरह से हम लोग क्लास 10th के सभी VVI ऑब्जेक्टिव को प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं। आप लोग वहां से जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस की जितने भी हैं, हिंदी, संस्कृत, सभी ऑब्जेक्टिव अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए देखते हैं अब 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, यानी अलैंगिक जनन में किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है वही पूछा है। तो देखिए अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विशेषता है, यानी लैंगिक जनन की क्या विशेषता है उसी को पूछे हैं। तो देखिए दो विभिन्न जीवों से प्राप्त DNA की विभिन्नताओं का संयोजन होना, तो यह सही है। 2 नंबर कह रहा है बी नंबर युग्मकों के बनने में अर्धसूत्री विभाजन का होना। तो युग्मक जो होते हैं यानी जाइगोट जो होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन से गेमिट जब बनते हैं उसी से युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद 3 नंबर कह रहा है जीवों में विविधता उत्पन्न होना, यानी अलैंगिक जनन से जीव में विविधता उत्पन्न होता है और जीव विकास में सहायता प्रदान होता है, तो यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी लैंगिक जनन की विशेषता में भी 58 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन यानी 59 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन लैंगिक जनन के संबंध में सही है। ए नंबर है दो विभिन्न जीवों से प्राप्त DNA समाहित नहीं होते। कह रहा है दो विभिन्न जीव से प्राप्त DNA जो होते हैं वो समाहित नहीं होते हैं। बी नंबर कह रहा है प्रत्येक पीढ़ी में DNA की मात्रा दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि संतति में गुणसूत्र की संख्या एवं DNA की मात्रा पुनः स्थापित हो जाता है, तो यह सही है कि संतति में गुणसूत्र की संख्या एवं DNA की मात्रा पुनः स्थापित हो जाता है। देखिए लैंगिक जनन में दो भिन्न जीव से प्राप्त DNA समाहित नहीं होते हैं, यानी कह रहा है समाहित नहीं होते हैं, जबकि होना चाहिए समाहित होते हैं, तो ये भी सही होता है, लेकिन कह रहा है समाहित नहीं होते हैं, तो यह गलत है। प्रत्येक पीढ़ी में DNA की मात्रा दोगुनी हो जाती है, नहीं। देखिए एक प्रत्येक पीढ़ी में DNA की मात्रा दोगुनी नहीं होती। जैसे माँ के शरीर में यदि क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो उससे जो संतान उत्पन्न होगा तो 23 क्रोमोसोम मदर से आएगा, 23 क्रोमोसोम फादर से आएगा और डॉटर में 46 ही रहेगा। यानी प्रत्येक पीढ़ी में दोगुनी नहीं होती है, समान बनी रहती है DNA की मात्रा। ठीक, तो ये दोनों गलत है, सी नंबर सही है। ठीक, तो 59 का हमारा
यानी 59 का सी नंबर सही हो जाता है, 59 का सी नंबर। अब 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कायिकी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या की होती है। यानी कह रहा है जी युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कायिकी गुणसूत्र की संख्या की कितनी होती है। यानी युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कायिकी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। जैसे पेरेंट की शरीर में गुणसूत्र की संख्या यदि 46 है तो गेमिट जो बनते हैं तो 23 ही रहेंगे। मेल गेमिट में 23 गुणसूत्र रहता है और फीमेल गेमिट में भी 23 गुणसूत्र रहता है, और यह दोनों मिलकर यह जाइगोट होते हैं तो 46 का निर्माण करते हैं। तो इस तरह पूछा जाए युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कायिकी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या की होती है तो आधी होती है। देखिए 61 नंबर देखते हैं। देखिए 61 में लिखा है कि पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण अवस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे परागकोश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ठीक, अब देखिए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण के परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कह रहा है जब परागकण परागकोश से निकलकर और दूसरे पुष्प के या चाहे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, परागण। पोलिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं। यानी किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं। तो प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या, ये केवल शुक्राणु बोला है। क्या बोला है? शुक्राणु। यानी स्पर्म के बारे में बात किया है तो 23 होगा। ठीक, और अंडाणु में भी 23 होता है। दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। देखिए अब देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा वांछित पौधे के ऊतक को उचित पोषक माध्यम में तैयार असंगठित ऊतक पिंड को क्या कहते हैं। कह रहे जब ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर होता है तो इस तकनीक में क्या होता है, जो वांछित पौधे के ऊतक को उचित पोषक माध्यम में तैयार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे केलस कहते हैं। अब देखते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन। मानव भ्रूण का विकास होता है। यानी मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, यानी यूटेरस में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है, यानी 66 का हमारा डी सही हो जाता है। 67 नंबर देखते हैं। देखिए 67 कर रहे मानव प्रस्थ ग्रंथि जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, इसका क्या कार्य है। तो ये वीर्य क्या निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? वीर्य का निर्माण करता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड वीर्य का निर्माण करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। देखिए मूत्राशय से मूत्र का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण जो होता है टेस्टिस से होता है। शुक्राणु का निर्माण यानी जिसी को नर युग्मक कहते हैं वो टेस्टिस से होता है, लेकिन वीर्य का निर्माण होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है, सेमाइनल वेसिकल से होता है, बल्बोइलेथरल ग्लैंड से होता है। अब देखते हैं मानव में नर गोनेड हैं। यानी 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में नर गोनेड हैं तो वृषण है। क्या है? वृषण है। मानव में नर गोनेड जो होते हैं वो वृषण होते हैं। ठीक, अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्रजनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। यानी शुक्रजनन नलिकाएं जो है वह कहाँ पाई जाती है, यही पूछ रहा है आपसे। देखिए वृषण में, शुक्रवाहिका में, शुक्राशय में, वृषण कोश में। यानी शुक्रजनन नलिका है वो कहाँ पाई जाती है, तो वृषण में पाई जाती है। तो हमारा 69 नंबर का जो आंसर हो जाता है वह होता है वृषण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन है गर्भाशय के आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं। देखिए गर्भाशय के आंतरिक स्तर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। देखिए गर्भाशय की कुछ संरचना ऐसी होती है, गर्भाशय की स्ट्रक्चर जो होता है ऐसी होती है। ठीक, यहाँ पर रहता है
पेरीमेट्रियम, उसके बाद होता है मायोमेट्रियम, उसके बाद होता है इंडोमेट्रियम। इधर भी होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। यानी अंदर वाले स्तर को क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव में दोनों ओर की अंडवाहिनिकाएँ संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी आपसे कह रहा है कि जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं यह आपस में मिलकर एक बीच में संरचना बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय। यानी इस साइड से जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं और इस साइड के भी फेलोपियन ट्यूब होते हैं, यह आपस में जहाँ जुड़ते हैं और इस तरह से जो संरचना बना लेते हैं, उसको इस संरचना को आप क्या कहते हैं? तो इसी संरचना को क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों में जनन की वह सार्थक विधि जिसके द्वारा अधिक विभिन्नता उत्पन्न होने की संभावना रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जीवों में जनन की वह सार्थक विधि, यानी जनन की वह सार्थक विधि है जिसके द्वारा अधिक विभिन्नता उत्पन्न होने की संभावना, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अधिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। शुक्राणुओं का संग्रह स्थल जहाँ शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनते हैं कहलाते हैं अधिवृषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिवृषण कहते हैं। एपिडिडाइमिस में क्या होते हैं? शुक्राणु जो होते हैं वो निषेचन योग्य हो जाते हैं। तो इसका हमारा आंसर भी हो जाता है। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण को पोषण मिलता है, यानी भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है। कहाँ से मिलता है? माँ के रुधिर से भ्रूण का पोषण मिलता है। अब देखते हैं हम 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों में यौवन की आयु होती है। तो देखिए लड़कियों में यौवन की आयु जो होती है वह 10 से 12 वर्ष होती है। यानी 75 का आंसर हमारा ए हो जाता है। ठीक, 10 से 12 वर्ष होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही। 76 नंबर कह रहा है कि गर्भ को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करने वाली संरचना कहलाती है। तो देखिए गर्भ को यानी बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण कहाँ से मिलता है? प्लासेंटा से मिलता है। माँ के रक्त के द्वारा प्लासेंटा जोड़ता है और इसी से बच्चे को भोजन मिलता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत में कारगर सरकारी योजना का नाम बताइए। यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो परिवार नियोजन योजना 1951 में लाया गया था। अब देखते हैं हम 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधन में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? यानी परिवार नियोजन के लिए कौन सी प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो देखिए कॉन्डोम यह भी है, कॉपर टी अमलूप यह भी है, डायफ्राम, यानी इनमें से सभी जो हैं वह परिवार नियोजन साधन में प्रयुक्त प्रभावी उपाय होते हैं, यानी जिस तरह जनसंख्या नहीं बढ़े। अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सरल विधि है। तो देखिए पुरुष के द्वारा कौन सी विधि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लागू किया जाता है? तो पुरुष कंडोम का उपयोग करते हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण होती है। और यह डायफ्राम, कॉपर टी और लूप जो होते हैं वो महिला उपयोग करती हैं। तो पुरुष के लिए पूछा है तो पुरुष के लिए हमारा आंसर नंबर सी हो जाता है कॉन्डोम। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। नर में ऑपरेशन की विधि। देखिए नर पूछा है, क्या पूछा है? नर में ऑपरेशन की विधि। तो देखिए नर में क्या किया जाता है? वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है, इसलिए इसे वासेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, वासेक्टोमी। और महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांधते हैं तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पर मेल पूछा है तो वासेक्टोमी को काट कर बांधते हैं तो वासेक्टोमी कहते हैं। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्री द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल विधि है। तो स्त्री द्वारा कौन सी विधि अपनाई जाती है जनसंख्या नियंत्रण के लिए? तो लूप, यानी स्त्री जो है लूप का उपयोग करती है, सही है। कॉपर टी का भी उपयोग करती है, भी सही है। पुरुष नसबंदी, देखिए पुरुष नसबंदी यानी वासेक्टोमी जो होते हैं वो पुरुष करते हैं, महिला ट्यूबेक्टोमी करती है। तो महिला के लिए पूछा है तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही होता है, ए और बी दोनों। अब देखते हैं 82। शुक्र वाहिका जोड़ती है, यानी शुक्र वाहिका किसको जोड़ती है वहीं आपसे पूछ रहा है। तो शुक्र वाहिका जो होती है अधिवृषण और शुक्राशय को जोड़ती है, अधिवृषण और शुक्राशय को जोड़ती है।
यानी हमारा 82 नंबर का आंसर ए हो जाता है, अधिवृषण और शुक्राशय। शुक्र वाहिका किसको जोड़ती है? अधिवृषण और शुक्राशय को जोड़ती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। देखिए 83 नंबर कह रहा है कि गर्भाशय को अवस्था में यानी गर्भधारण की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं अंडो उत्सर्जन नहीं होता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर नहीं होता है। यानी जब भी माँ के शरीर में बच्चा रहता है तो उस समय नहीं अंड का विकास होता है, नहीं अंडों का उत्सर्जन होता है। ठीक, अब देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है कि इंट्रायूट्राइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए इंट्रायूट्राइन पूछा है, तो इंट्रायूट्राइन यानी यूटेरस के अंदर क्या लगाते हैं? यूटेरस के अंदर क्या लगाते हैं? तो देखिए खोंडम जो होते हैं वेजाइना तक ही रहते हैं, लिप लूप जो होते हैं सर्विक्स में लगते हैं, डायफ्राम भी सर्विक्स में लगते हैं, लेकिन कॉपर टी जो होते हैं वह इंट्रायूट्राइन में लगते हैं, यानी यूटेरस के अंदर लगते हैं, इसीलिए इसको इंट्रायूट्राइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? यानी परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 86 नंबर कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको हिंदी में फेलोपियन नलिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब देखते हैं 87। देखिए 87 है कि फूल में नर प्रजनन अंग हैं, यानी फूल में नर प्रजनन कौन होते हैं? तो पुंकेसर होते हैं। क्या होते हैं? पुंकेसर। 87 का हमारा ए सही हो जाता है, पुंकेसर। क्या होते हैं? पुंकेसर। देखिए 88 में है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो अमीबा, पैरामीशियन और यूग्लिना में सभी में द्विखंडन होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में क्या होता है? बॉर्डिंग होता है। क्या होता है? बॉर्डिंग होता है। ठीक, अब देखते हैं 89 नंबर। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो देखिए नर युग्मक में होती है 23। कितनी होती है? नर युग्मक में भी होती है 23। नर युग्मक में होती है 23 और मादा युग्मक में भी होती है 23। तो नर युग्मक पूछा है तो 23 जोड़ा नहीं होगा, केवल 23 होगा। 23 नर का 23 मादा का मिलकर 46 बनता है, तो 23 जोड़ा होता है मानव का, लेकिन नर पूछा है तो नर का 23 ही होगा, 23 जोड़ा नहीं होगा। यह जोड़ा जो है गलत लिखा है। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो देखिए पपाया एंड डेट फार्म जो होते हैं वह एक लिंगी का उदाहरण होते हैं। सरसों, गुड़हल और मटर जो होते हैं यह द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल पपाया एवं डेट फार्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लेकिन 19 नंबर, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा है, यानी अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है वह नर जनन तंत्र का भाग होता है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो आंसर हमारा सी सही हो जाता है। नहीं पूछा है तो आंसर सी सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 92। द्विखंडन होता है। देखिए द्विखंडन जो होता है वह किस में होता है? तो लिखा है पैरामीशियम में होता है, यानी पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लेशमेनिया में भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी सभी में द्विखंडन होता है। तो 92 का हमारा आंसर डी हो जाता है। देखते हैं 93। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? यानी जन्म के किसके सहायता से बच्चे का जन्म होता है आसानी से? तो ऑक्सीटोसिन की सहायता से, यानी ऑक्सीटोसिन को ही बर्थ हार्मोन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं 94। बीज विकसित होता है, यानी बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। तो बीज विकसित होते हैं बीजांड से। किससे होते हैं? बीजांड से होते हैं। तो आंसर नंबर डी सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 95।
कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम से जो होता है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो इस तरह यह हमारा यूटेरस हो गया। यूटेरस के बाद यह ओवरी रहता है, यह क्या है, ओवरी है। ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ग्राफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाते हैं, तो जो खोखा बच जाता है उसी को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इसी से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, तो यही कह रहा है जो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन है। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है, यहीं आपसे पूछ रहा है। तो आंत्र ज्वार यानी पेट का बुखार है, यह लैंगिक जनन संचारित रोग है? नहीं। सुजाक यानी यह आपसे कह रहा है, सुजाक का मतलब गोनोरिया होता है। तो देखिए गोनोरिया होता है, नर्सरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, तो यह यौन संचारित रोग है। एड्स भी यौन संचारित रोग है। अब देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। देखिए किशोरावस्था में किस हार्मोन के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में और ईस्ट्रोजन महिला में, यह जब स्रावित होते हैं तो किशोरावस्था कहलाता है। अब देखते हैं हम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है, ए और बी दोनों। 98 नंबर क्वेश्चन है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यानी यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, तो यौनारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं। 98 का बी हो जाता है हमारा आंसर, 98 का बी हो जाता है। देखिए दोस्तों, यदि यह आपके लिए उपयोगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास होता है, यानी भ्रूण का विकास कहाँ होता है, बच्चे का विकास कहाँ होता है, तो अंडाशय ऑप्शन ए दिया है, योनि ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब। तो देखिए अंडाशय से अंड का निर्माण होता है, योनि में संभोग होता है और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। तो हमारा आंसर जो है वह सी सही हो जाता है। और फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पूछा है भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन पुरुष हार्मोन है। देखिए पुरुष हार्मोन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में टेस्टोस्टेरोन दिया है। अब देखते हैं हम, एक से एक किण्वन क्रिया पाई जाती है। देख किण्वन जो होते हैं वह ईस्ट में होते हैं, अमीबा हाइड्रा इनमें तो होते हैं यह सब द्विखंड। अब देखते हैं, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, यानी पूर्ण विकसित अंडाशय को आप क्या कहते हैं, तो देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय को फल कहते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। क्या कहलाता है, फल कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा 102 यानी इस चैप्टर की सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने देख लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग इसके अगला चैप्टर को देखेंगे और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।